बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। जी, पाकिस्तान में इस वक्त पूरी सियासत का इर्तकाज़ और तमाम गुफ्तगू का इर्तकाज़ दो इशूज़ पर है। एक तो ज़ाहिर है पाकिस्तान का मुआशी महाज है, जो IMF के साथ हमारा मुआहदा है, बस एक हफ़्ते में उसकी मुद्दत ख़त्म होने वाली है। वो मुआहदा बहाल करने की कोशिशें हमें करती हुई हुकूमत नज़र आती है। डार साहब भी कुछ स्ट्रेस में हैं और वो सहाफ़ियों के साथ काफ़ी गुस्सा भी करते हुए दिखाई देते हैं। अगरचे बहुत सालों से क्योंकि हम उनको कवर करते रहे तो ये उनका मिजाज नहीं है, तो ऐसे लगता है कि वो जो स्ट्रेस है वो उनका बाहर निकल के आ रहा है। बहरहाल कोई जवाज़ नहीं हो सकता कि आप एक सहाफ़ी के सवाल का जवाब देने के बजाय उसके साथ नामुनासिब रवैया इख्तियार करें और बदतहज़ीबी करें किसी भी सहाफ़ी के साथ। वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो भी जहाँ जहाँ पे किसी भी इंटरनेशनल फ़ोरम पे उन्हें मौका मिल रहा है वहाँ IMF के अहदेदारों से मिल रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये कोशिशें बार आवर होती हुई साबित नहीं हो रही। डार साहब ने अमरीकी सफ़ीर से भी मुलाकात की और उनसे भी ये रिक्वेस्ट की है कि IMF के साथ जो मामलात हैं उनकी बहाली में पाकिस्तान की मदद की जाए। जो ज़राए इस मीटिंग का अहवाल बताते हैं वो कहते हैं जी कि अमेरिका की जानिब से कोई ख़ास लिफ्ट नहीं कराई गई इस रिक्वेस्ट को। इसी तरीके से हमने आज देखा कि जो भारत और अमेरिका के ताल्लुकात हैं उनको सामने रखते हुए भी जो एलामिया सामने आया है वो भी पाकिस्तान के लिए काफ़ी परेशान कुन है और उस तासर को तक़वियत मिलती है कि पाकिस्तान शायद अब अमेरिका की तरजीहात में कहीं एग्जिस्ट नहीं करता। खैर, इस पर एक लंबी डिबेट है, वो हम बाद में करेंगे। आज जिस मौजू पे हमने बात करनी है जनाब, उसका ताल्लुक़ है पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट से और पाकिस्तान में जो 9 मई में मुलविस अफराद हैं उनके ऊपर आर्मी एक्ट के तहत फ़ौजी अदालतों में मुकदमात चलाने का मामला। अब अदालत के अंदर एक तकसीम है, वो तकसीम बहुत ज़्यादा वाज़े है, उसमें अब कोई इफ़ एंड बट्स रहे नहीं, क्योंकि जो इख्तलाफी नोट्स आते रहे, जो जज साहिबान के साथ कंसल्टेटिव प्रोसेस नहीं था, जिस तरीके से बेंचेस बनाए गए। उमर अता बंदयाल साहब जो चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान है, कुछ महीने उनके रह गए हैं और काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को अगला चीफ़ जस्टिस नॉमिनेट भी किया जा चुका है, नोटिफिकेशन भी उनका जारी हो गया है कि उमर अता बंदयाल साहब की रिटायरमेंट के बाद वो चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान होंगे। उनको एक लंबे अरसे से किसी बेंच का हिस्सा नहीं बनाया जा रहा था, लेकिन ये जो मामला है सिविलियंस का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल, इस मामले पे जो बेंच बना उस पर चीफ जो आने वाले चीफ़ जस्टिस साहब हैं काजी फ़ाइज़ साहब, उनका नाम भी था, जो कि हैरान कुन था बहुत सारे लोगों के लिए, क्योंकि मुसलसल एक तनाज़ा चल रहा था और 1-1.5 साल से काजी फ़ाइज़ साहब कई खतूत कई नोट्स लिख चुके हैं इस बात के ऊपर कि उनको क्यों बेंचेस का हिस्सा नहीं बनाया जा रहा। काजी फ़ाइज़ साहब ने 2015 में आज जिस जजमेंट का जिक्र हो रहा है, जो 17 में से 11 रुकनी एक जजमेंट थी जो आइनी तरमीम के हक़ में थी, जिसमें ये फ़ौजी अदालतों के क़याम और ट्रायल की तौसीक़ थी, उसमें उसकी मुखालफत में जो नोट था वो काजी फ़ाइज़ साहब का था। उनके इस सोच को और इस नोट को सामने रखते हुए यकीनन उनका नाम इस बेंच में आया। वो काफ़ी जो है वो कोई सुप्रीम कोर्ट में हक़ में जाती हुई वो कार्रवाई नहीं थी, जिस तरीके से कल काजी फ़ाइज़ साहब इस बेंच से अलग हुए हैं। तो हम उस अलग होने के ऊपर बात नहीं करते। अब जो सवालात सुप्रीम कोर्ट उठा रही है, कुछ उन सवालात की बात कर लेते हैं। फिर उसके बाद जो सियासी बयानबाजी हो रही है, जो राना सनाउल्लाह साहब के बयानात सामने आ रहे हैं, उनको कुछ जांचने की कोशिश करते हैं कि अभी फ़ैसला नहीं आया और राना सनाउल्लाह साहब पहले से ही कह रहे हैं कि हम ऐसा कोई फ़ैसला नहीं मानेंगे। तो अगर अदालत यानी कि अदलिया और वो भी सुप्रीम कोर्ट और हुकूमत इसी तरीके से एक दूसरे के आमने सामने रहेंगे, फिर जो मामला दूसरा जुड़ा हुआ है इसी सारे प्रोसेस के साथ, वो जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का बिल था वो और रिव्यू का जो बिल था, वो दोनों बिल्स भी जो हैं वो वहीं पे स्टक हैं सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट को कई बार मौका मिला कि पार्लियामान को वापस ये मामला भेजा जाए, लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने ये मामला वापस पार्लियामान को नहीं भेजा, बल्कि उन्होंने स्टे देने को ज़्यादा बेहतर समझा। तो अब ये जो जिस तरीके से कंडक्ट की जा रही है ये सारी कोर्ट और ये सारा मामला, और ये जो एतजाज़ एहसन साहब और लतीफ़ कोसा साहब का और जस्टिस जो हमारे साबिक चीफ़ जस्टिस हैं उनकी दरख्वास्त का जो मामला है, और इसमें PTI की तरफ से भी एक दरख्वास्त है, तो ये सारी जो गुफ्तगू है अब ये आगे कैसे बढ़ेगी
और इसमें हुकूमत वर्सेस अदालत अगर एक बार फिर हो जाएगा तो उसका पाकिस्तान की सियासत पर क्या असर होगा, ये वो सवाल है जो हम अपने मेहमानों के सामने रखेंगे। जी मेरे साथ बहुत ही एमिनेंट पैनल मौजूद है। सेनेटर रुबीना खालिद साहिबा में ज्वाइन करें इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकज़ी रहनुमा हैं, किसी तारुफ की मोहताज नहीं। बहुत शुक्रिया सेनेटर साहिबा कि आपने यहाँ पे हमें ज्वाइन किया है। चौधरी जाफर इकबाल साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं शुएब शाहीन साहब, सीनियर कानूनदान हैं, साबिक सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ केसेस में वकील भी हैं। तो सबसे पहले तो शुएब शाहीन साहब, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करना चाहती हूँ। एक मुसलसल तनाज़ा बना हुआ है, चीफ जस्टिस साहब जो भी बेंच बनाते हैं वो मुतनाज़ हो जाता है, और एक जो कुछ तो कभी वो फ़रीक होते हुए किसी की बात नहीं सुनते, हुकूमत के लोगों को फ़रीक बनने नहीं देते। जो अली ज़फ़र साहब हैं वो फ़रीक थे नहीं, लेकिन उन्होंने उनको सुना, बड़ी जल्दी जल्दी चीज़ें वो तब्दील कर देते हैं। तो आपके ख्याल में इससे अदालत की क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवालात सही उठाए जा रहे हैं हुकूमत की तरफ से? देखें, हुकूमत तो सिर्फ सिवाय सुप्रीम कोर्ट को ब्लैकमेल करने, तस्दीक का निशाना बनाने और उनको मुतनाज़ा बनाने की कोशिश के अलावा उन्होंने कोई और काम नहीं किया। मुझे ये बताएं, आइन ये कहता है 90 डेज में इलेक्शन कराएं। अगर सुप्रीम कोर्ट ने यही कह दिया कि 90 डेज में इलेक्शन कराएं तो कौन सा जुर्म कर लिया कि उनके ऊपर तस्दीक और जिस तरह स्कैंडलाइज किया और जिस तरह जजेस के कंडक्ट को आर्टिकल 68 के वायलेशन में पार्लियामान के अंदर डिस्कस किया, फिर पार्लियामान की करारदाद के जरिए सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को नलीफाई करने की कोशिश की गई, फिर सुप्रीम कोर्ट की सिर्फ जजमेंट को नलीफाई करने की कोशिश नहीं हुई, और इसके साथ साथ जो कुछ हुआ वो सब कुछ आपके सामने है। अब जहां तक मुतनाज़ा बनाने की बात है, मुझे ये बताएं कि 9 मेंबर बेंच बना, ये हम सब का मुतालबा हमेशा से रहा है कि सीनियर मोस्ट जजेस को बीच में शामिल होना चाहिए। चीफ जस्टिस ने अच्छा कदम उठाया और उन्होंने सीनियर मोस्ट चीफ जस्टिस को जजेस को उसमें शामिल किया। अब आप देखें, अगर ये बेंच शामिल करते, कंसल्टेशन कर लेते, अगर वो करना ही था, क्योंकि जाहिर है एक अरसे से नहीं कर रहे थे। नहीं, कंसल्टेशन नहीं होती। जब चीफ जस्टिस की डिस्क्रिशन है, वो एक बेंच कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। बेंच कॉन्स्टिट्यूट करने के बाद अगर कोई जज रिफ्यूजल करे या रिक्यूजल करे तो उसकी सूरत में वो बेंच का हिस्सा नहीं होता और बाकी जज साहबान बैठा करते हैं। अब मुझे ये बताएं कि जो उन्होंने बेंच बनाया, फोर्थ चीफ जस्टिस, दूसरे जस्टिस काजी फाइजा साहब डेजिग्नेट चीफ जस्टिस है, तीसरे सरदार तारिक मसूद साहब, उसके बाद सीनियर मोस्ट जज हैं, उसके बाद जस्टिस इजाजुर रहसन साहब हैं जिन्होंने चीफ जस्टिस बनना है इसके बाद, उसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं जिसने चीफ जस्टिस बनना है, उसके बाद जस्टिस मुनीब अख्तर साहब हैं जिसने चीफ जस्टिस बनना है, उसके बाद जस्टिस याया अफरीदी है जिसने चीफ जस्टिस बनना है, उसके बाद जस्टिस आयशा मलिक है जिसने चीफ जस्टिस बनना है, और सीनियर मोस्ट जजेस में जस्टिस मज़ार अकबर नकवी शामिल है। ये सारे सीनियर मोस्ट जजेस, और फिर छुट्टियां हैं। एक बात आपको बताएं, 15 जून से छुट्टियां हैं सुप्रीम कोर्ट में। जो जजेस अवेलेबल थे यहाँ बेंचेस में इस्लामाबाद, लेकिन शुएब साहब जो नुक्ता है, वो जो नुक्ता है ना, वो नुक्ता मिस कर रहे हैं ना कि आप मुसलसल एक तनाज़ा बना हुआ है, और जो काजी फाइज ईसा साहब की राय है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के ऊपर हो, वो बड़ी वाजे है, वो राय अपनी जगह पर मौजूद है। उसमें अभी तक ना सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, ना हुकूमत अमेंडमेंट्स लेके आई है, तो जाहिर है वो राय तो नहीं तब्दील हो गई थी कि रातों रात उनको कहा जाए कि आप आइए और बेंच में बैठ जाइए। तंजीला, पहली बात तो यह है कि एक जज साहब, हैविंग ए ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर हिम, क्या एक जज साहब की राय को सुप्रीम कोर्ट के मेजॉरिटी डिसीजन को ओवरराइड करने का अख्तियार तो नहीं होता ना। या कल 9 मेंबर बेंच में से 2 मेंबर बेंच ने मुनासिब समझा कि हम इस बेंच का नहीं हिस्सा बनना चाहते, 7 मेंबर बेंच ने कहा, इंक्लूडिंग जस्टिस मंसूर अली शाह और याया अफरीदी साहब ने, कि हम इस बेंच में बैठ के हम इसका फैसला करना चाहते हैं। सो दे आर हियरिंग द केस, वो सुन रहे हैं। अब ये इंटेलेक्चुअल्स के दरमियान अगर कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो तो वो हो सकता है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि वो एक या दो जज साहबान बाकी सारे जज साहबान के मैं बाकी वो कहें कि ये गलत है। ठीक है, और जो एक बात और मैं वापस आती हूँ आपके पास, जो क्वेश्चन ऑफ लॉ है, मैंने उस पर आपसे डिटेल में बात करनी, मैं उस पर वापस आती हूँ। जाफर साहब, पहले आप बताइए कि क्यों हुकूमत जो है वो अभी फैसला आया नहीं, और राना सनाउल्लाह साहब ये कहते हैं जी कि हम तो नहीं मानेंगे और ऐसा नहीं होगा। अभी समाअत को होने तो दें, अभी सिर्फ रिमार्क्स के ऊपर तो ना आप लोग ये सोचें कि फैसला हो चुका है कि इस सारे प्रोसेस को स्टे ऑर्डर दे देगी या मुअत्तल कर देगी सुप्रीम कोर्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया तंजीला। माहिर कानून हैं और हमसे बहुत चीज़ों को बेहतर समझते हैं, लेकिन मैं एक पाकिस्तानी होने के नाते, एक सियासी वर्कर होने के नाते, और
सुप्रीम कोर्ट के जजेस हों, वजीर आजम हो, आर्मी चीफ हो, वो मेरी जेब से तनख्वाह लेते हैं और मैंने आईने पाकिस्तान के जरिए कुछ इख्तियारात उनको दिए हैं और कुछ चीज़ों से उन्हें रोका भी है। अब जहां जहां वो इख्तियारात उन्हें चाहिए कि मेरे लिए, मैं रियासत हूं ना, पाकिस्तान का आम शहरी रियासत है, वो मेरे लिए इस्तेमाल करें। इस सुप्रीम कोर्ट के अंदर हजारों की तादाद में, मुझे मोहतरम एडवोकेट साहब जरा आगाही फरमा दें, 54,000 केसेस पेंडिंग हैं और वो इसी पाकिस्तान के लोगों के हैं। 54,000 केसेस। उमर अता बंदयाल साहब, क्या पीटीआई के अलावा वो केसेस जिनसे पीटीआई को इस्तिफादा होना है, उनके अलावा भी कोई केस आप सुनना पसंद करेंगे? क्या आप रजिस्ट्रार ऑफिस की वो अलमारी खंगालना पसंद करेंगे कि आप वो जो सजाए मौत के कैदी हैं पाकिस्तान की जेलों में, बताएं ना मुझे कितने लोग हैं जो उनकी अपीलें पेंडिंग है? कोई एक बेंच बना देंगे, एक दिन जाके विजिट कर आएंगे जेलों में कि वो जिन कोठड़ियों के अंदर बंद हैं उन्हें भी कोई आपसे जो है वो अपील कर रखी है, उनके भी वालिदैन हैं, उनके भी बेटे भाई हैं, उनके भी बच्चे हैं, तो आप उनके लिए क्या सहूलत फराहम करना चाहते हैं या कर सकते हैं? इसी तरह आप हमें कहते हैं, अभी कह रहे थे जी नून लीग उनके ऊपर एतराज करती है। मैं पिछले साल जब इमरान खान साहब केपीके से एक लश्कर लेके आए, वफाकी हुकूमत ने शारा कश्मीर पे उन्हें एक जगह दी कि आप यहाँ जलसा करें। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा, जबकि इंतजामिया कह रही थी कि जो उनके यहाँ आने से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बनेगी, और फिर वो हुआ। इमरान खान आए, इस्लामाबाद जला और जलने के बाद उमर अता बंदयाल साहब ने फरमाया शायद हमारा पैगाम या हमारी बात इमरान खान साहब तक ना पहुंची। अब ये पुरानी बात होगी, आज की बात करें। आज जी मैं आज की इसलिए कर रहा हूँ तंजीला, जब तक हम आप पिछला नहीं देखेंगे ट्रैक रिकॉर्ड जी, तो फिर उसके अलावा तो बात नहीं हो सकती ना। आज ही की बात कर रहा हूँ। आपको लगता है कि ये जो मिसालें हैं ये 22 को सुन लीजिए ना, सुन लीजिए मुझे 2 मिनट। मुश्किल है, मेरी बातें कड़वी हैं क्योंकि मैं एक आम पाकिस्तानी हूं ना, मैं शुगर कोटेड बातें नहीं कर सकता, मुझे किसी की हमायत नहीं करनी सिवाय अपने और अवाम के। यही उमर अता बंदयाल साहब थे जब 63A की तशरीह गलत की गई। क्या वो आइन के अंदर दर्ज थी? आइन के अंदर दर्ज है कि अगर वोट देता है, वोट देने का मतलब यह है कि उसका वोट इम्पैक्ट क्रिएट करता है, आपने उस इम्पैक्ट को भी खत्म कर दिया, उनको नाअहल भी कर दिया, ये आईनी है। फिर उससे आगे आ जाइए, आप फरमाते हैं कि आपके आने से बहुत खुशी हुई, आपको देख के खुश हुआ। क्या सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक मुजरिम आए जिसने पूरे पाकिस्तान का जलाओ घिराव किया, तो क्या इमरान खान साहब और उनकी टीम ने पिछले कुछ अरसे के अंदर कोई कसर छोड़ी? नहीं। इससे पहले भी जब उन्होंने पीटीवी पे हमला किया था तब भी बंदयाल साहब। ठीक है, आप ये मिसालें दे रहे हैं, बात लंबी हो जाएगी मुझे और आपकी आवाज भी कट रही है। जब उन्होंने पार्लियामान के ऊपर हमला किया था तो तब बुला के किसी आज तक केस में ये नहीं कहा कि आपने पाकिस्तान के फलां इदारे की तौहीन की या ये। ठीक है जाफिर साहब, आप अगर ये 2014 से अब तक की मिसालें देंगे ना, बात बहुत लंबी। मैं वापस आती हूँ आपके पास, आपको पॉइंट आ गया। आप ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने 22 शो किया उमर अता बंदयाल साहब ने, इमरान खान साहब से जो मुताल्लिका केसेस थे। सेनेटर सुप्रीम कोर्ट नहीं तंजीला, सुप्रीम कोर्ट नहीं, उमर अता बंदयाल साहब। ठीक है, जरा मुझे यहाँ पे जरा इजाजत दे दें, मैं सेनेटर साहिबा को। ठीक है जी, मैं गुफ्तगू में जरा शामिल कर लूँ ना। जाफिर साहब मौका देना, सेनेटर साहिबा को भी बात करने दें। जाफिर साहब आपके पास वापस आऊंगी आपके पास, प्लीज मौका दें। सेनेटर साहिबा, आपकी पार्टी के चेयरमैन भी ये कहते हैं कि अगर अदलिया कानून की बालादस्ती कायम नहीं कर सकती तो ताला लगा दे, और इसके ऊपर एतजाज साहब जिनकी आपने पार्टी रुकनियत मेरे ख्याल में सस्पेंड कर दी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, वो ये कहते हैं कि आप लोगों के ऊपर तौहीन अदालत लग जाएगी अगर आप इस बेंच को और अदालत को नहीं मानते। क्या पीपल्स पार्टी जो है वो समझती है वही मौक़िफ़ है जो राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि इंसाफ नहीं हो रहा? और देखिए, पहली बात तो ये है तंजीला कि मैं जाफ़र साहब की बातों से 200% जो है मुत्तफ़िक हूँ कि किसी, आपने कहा कि पुरानी बातें नहीं दोहरानी, लेकिन जब पुरानी बातें आप नहीं दोहराएंगे, जो बुराई की जड़ है
उस तक नहीं पहुंचेंगे तो आप इस मसले का हल नहीं नहीं, निकाल मैं ये सकते। नहीं कह रही थी कि ना दोहराएं, मैं कह रही थी जरा मुख्तसर करें। अब देखें ना, जो कुछ हुआ और जो पंजाब के ये सारी खराबी कहाँ से शुरू हुई, पंजाब असेंबली के जो इलेक्शंस थे, अगर वो वहाँ पे गैर आइनी इक़दामात न किए जाते, गैर आइनी जो है इंटरप्रिटेशन न की जाती कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की, तो शायद आज जिस मकाम पे हम खड़े हैं हम ना खड़े होते। देयर इज़ एन एलिफेंट इन द रूम, हम सबको पता है कि है, लेकिन हम सब जो है डिनाइल में है कि सब जो है ठीक है। तो ये जो बात है मैं बिल्कुल इसको एंडोर्स करूँगी कि किस तरह से आप एक इवन प्लेइंग फील्ड आपको चाहिए, और उस इवन प्लेइंग फील्ड के लिए जिस तरीके से एक ख़ास इंसान के लिए जो जगह बनाएगी और जिस तरीके से उसकी प्रोजेक्शन की गई और जिस तरह से प्रोजेक्शन के अलावा फिर प्रोटेक्शन की गई, वो हम सब से छुपा हुआ नहीं है। तो हमें अब जो है अदालतें हैं, हमें उनका पूरा एहतराम है, लेकिन कुछ इबाम है, कुछ चीज़ें हैं जो कि सबके सामने हैं। और जहाँ तक आपने बात की एतजाज़ एहसन साहब की, हम और लतीफ़ खोसा साहब की, मतलब आप लोगों के एतजाज़ एहसन साहब चूँकि उनसे हमारे सीनियर हैं और उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत एहतराम है उनके लिए, लेकिन इंसान गलती का पुतला होता है। अगर आपको याद हो कि जो मूवमेंट थी वकला मूवमेंट, उसके बाद एतजाज़ एहसन साहब ऑन रिकॉर्ड हैं कहने कि उनसे गलती हुई, क्योंकि जुडिशल एक्टिविज़म जो शुरू हुआ उस मूवमेंट से, इफ्तिखार चौधरी साहब के टाइम से, वो आज तक किसी के काबू में नहीं आ रहा। तो ये है कि वो तो हमारे बड़े हैं, हमारे सीनियर हैं। आपके ख्याल में अब ऐसा क्या हुआ कि वही सो मोटोज अब एतजाज़ साहब को तंग नहीं करते, बल्कि वो खुद पार्टी बन गए? नहीं, आप मुझे देखें ना, सो मोटो लेने का ये जो सारा इलेक्शन की जो आप कह रही हैं, इसके लिए कसूरवार हुकूमत नहीं है। मैंने आपको कहा कि पंजाब का इलेक्शन जो कराया गया, फिर उसकी जो नताइज जो हैं वो इंटरप्रिटेशन गलत की गई, उसके बाद जो है फिर जब एक लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट में जब एक पिटिशन थी, उसके बावजूद सो मोटो नोटिस लेना, और जाफर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को और कोई काम ही नहीं है सिवाय। आप लोग कह रहे थे कि सीनियर तरीन जजों को रखें, शामिल करें। देखिए वो देखिए सब कह रहे हैं कि आज जब कर दिया, लेकिन तंजीला, सीनियर तरीन जजेस भी जो बातें करके निकले हैं वहाँ से, उन बातों को भी रखना पड़ेगा अपने सामने और सुनना पड़ेगा, उसकी भी इंटरप्रिटेशन करें कि क्यों वो उस बेंच का हिस्सा नहीं बने, क्या वजह थी। तो ये सारी चीज़ें हम अलग अलग नहीं देख सकते, हमने इसको टोटलिटी में लेना है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शुएब शाहीन साहब क्विकली अगर इस पर रिस्पॉन्ड कर दें, जो बातें कह के निकले हैं काजी फायज ईसा साहब और जो दूसरे हमारे बेनाम भूल जाती हूँ उनका हमेशा, जो सीनियर तरीन जज साहब हैं, वो जो कह के निकले, और तारिक मसूद साहब ने भी, हाँ, तारिक मसूद साहब ने भी कहा जी कि मेरी भी यही राय है। तो उस राय की क्या अहमियत है इस पूरी प्रोसीडिंग में? मुझे मतलब लीगल प्रैक्टिस के तौर पे बताइए, मैं आपसे लीगल प्रैक्टिस पूछ रही हूँ। देखें, एक बात तो आपको तय है कि जब कोई भी माइनॉरिटी व्यू होता है ना, वो उनकी राय तस्वर होती है, उसको आप डिसेंटिंग व्यू कह सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि दो जज साहबान या एक जज साहब की एक राय है, वो राय हैज रिस्पेक्ट, बट इट कैन नॉट बी द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। ऑर्डर ऑफ द कोर्ट वो होता है जो मेजॉरिटी व्यू होता है। जब मेजॉरिटी, अब 9 जज साहबान बैठे हैं, तो उसमें से अगर 2 की राय मुख्तलिफ है, 7 जज साहबान की राय मुख्तलिफ है, तो फिर जो 7 जज साहबान का, ठीक है, मैं जरा इसी पॉइंट पे, ठीक है, आप कह रहे हैं कि ये तो आप कह रहे हैं कि लीगल उसकी क्या आएगी, जो प्रेसिडेंट क्या होगा या फैसला किसको तस्वर किया जाएगा। मैं ब्रेक ले लूँ, ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। जी, जो मामला है 2 कवानीन का, जिसमें खुद अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इसमें कुछ चीज़ें ओवरलैप करती हैं, तो फिर हुकूमत जब ये कवानीन बना रही थी तो ओवरलैपिंग को उस वक्त क्यों नहीं देखा? एक वो भी हर्डल बनी इस सारे मामले को आज तक, जो ये लटका हुआ मामला, उस वजह से शायद। इस पर बात करते हैं, ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक टू न्यूज़ टुडे जी। और बात हम कर रहे हैं कि अब ये जो रुबीना साहिबा, जो मामला है वो बहुत अरसे से ऐसे लग रहा है कि इदारों के अंदर जो कशमकश है उसकी वजह से अवामी मसाइल नज़रअंदाज हो रहे हैं। पार्लियामान का हक है कानून बनाना
और काजी फाजिसा साहब ने जो वजूहात बयान की उसमें एक ये वजह भी उन्होंने की जी कि आप वो उसको मुस्तरद कर सकते हैं, आप स्टे दे के नहीं बैठ जाते एक मामले के ऊपर जिसमें स्पेशली आपके अपने ही इख्तियारात का फ़ैसला होना चाहिए, यानी कि उसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ही वाजे है कि एक ओहदे के बारे में फ़ैसला हुआ है और वही ओहदा उस पर स्टे दे के बैठ जाए। मैं एक नाकिस लकल तालिब इल्म रही हूँ, नहीं आपने लॉ लॉ पढ़ा हुआ की है तो आप मैंने कुछ अर्सा प्रैक्टिस भी है। किया है, लेकिन जहाँ तक स्टे की बात है तो एक वक़्वा जो हुआ ही नहीं, ये बिल जो है बिल बनने से पहले ही, जब उसकी इम्प्लीमेंटेशन से पहले ही आप उस पर स्टे नहीं दे सकते। जब आप ऐसे किसी वाक़े के लिए स्टे जो आप सोचते हैं कि ये होगा, उस पर आपको अदालतें नॉर्मली स्टे नहीं देती हैं। करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग शोएब शाहीन साहब। तो ये एक लॉ जो अभी बना ही नहीं था, अभी इन्फोर्समेंट उसकी नहीं हुई थी, उस पर स्टे दे दिया गया, ये हमारी समझ से भी बाहर है। और सब खराबी इसीलिए है तंजीला कि हर एक इदारा जो है वो अपने दायरा इख्तियार से बाहर आता है। इसका कोई हल भी आता है आपके ज़हन में? ये तो प्रॉब्लम है ना, ये आप बीमारी बताते हैं। पार्लियामेंट इज सुप्रीम, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। पार्लियामेंट ने अगर एक लॉ बनाया है, अच्छा है या बुरा है, उसकी इंटरप्रिटेशन करना कोर्ट्स का काम है। उसको कहना कि अच्छा है या बुरा है, ये कोर्ट्स का काम नहीं है। ये कहीं भी दुनिया में ये नहीं होता। और मैं नहीं समझती अगर ये इस तरह की जो बातें हैं, और हर इदारे के लिए है कि अपने अपने दायरा इख्तियार में, यही पीपल्स पार्टी का हमेशा मौक़िफ़ रहा है, भुट्टो साहब का रहा है, बीबी शहीद का रहा है कि अपने दायरा इख्तियार में, आसिफ अली जरदारी साहब भी यही बात करते हैं कि आप अपने दायरा इख्तियार से जब तजावज़ करते हैं तो ये जो मुल्क में क्राइसिस बनते हैं, मुल्क में प्रॉब्लम्स बनते हैं। तो बेहतर ये होगा कि अब भी टाइम है, अगर हम सब संभल जाएं और अपने अपने दायरे इख्तियार के अंदर रहकर पीपल्स पार्टी के 2-3 बड़े लोग, मतलब 2 तो बड़े लोग हैं, मुस्तफ़ा नवाज साहब ज़ाहिर है उस सियासी कदकाठ के नहीं थे, लेकिन एक बहुत उभरते हुए और बड़े आपके इफेक्टिव मेंबर थे। आपने तीनों से रास्ते जुदा कर लिए इन्हीं मामलात के ऊपर। तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना कोई मौक़िफ़ तब्दील किया है फौजी अदालतों के हवाले से? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना कोई मौक़िफ़ तब्दील नहीं किया, लेकिन जब गैर मामूली हालात होते हैं तो फिर इन अदालतों का काम बनता है। आपने देखा कि जब दहशतगर्दी की जंग हम लड़ रहे थे, जो अब भी हम लड़ रहे हैं, कुछ अरसे के लिए एक लाल पीरियड आया, लेकिन वो फिर से सर उठा रही हैं वो कुव्वतें। जो पिछली हुकूमत थी ये उनके तोहफ़ा देकर गई है, ये दहशतगर्दी वापस ला के मालाकंड डिवीज़न में उनको इनके ईमा पे वेलकम किया गया, लोगों को जेलों से छोड़ा गया। आपको पता है कि कितने दहशतगर्दों को जेलों से छोड़ा गया पिछली दौरे हुकूमत में। तो उसका शाखसाना भी हम लोग भुगत रहे हैं, खैबर पुख्तनख्वा के लोग भुगत रहे हैं कि वहाँ दहशतगर्दी फिर से है, हमारे फोर्सेस के लोग, हमारे सिविलियंस की शहादतें हो रही हैं। तो इन हालात में फ़ौजी अदालतों का होना बहुत जरूरी है। खिलाफ राय को बड़ा सेलिब्रेट करने वाली पार्टी है ना, तो आपने लोगों से रास्ते क्यों जुदा कर? किसी ने कहा आपको कोई दबाव था पीपल्स पार्टी? देखिए, हर पार्टी का एक डिसिप्लिन होता है। आपके इस चैनल में भी एक डिसिप्लिन है कि आप एक हायरार्की है, एक तरीक़ेकार है। ठीक है, वो ये कोई हमारे थर्ड टीयरशिप या फोर्थ टीयरशिप के लीडर्स नहीं थे। अगर उनको कोई ऐसी बात थी, इख्तलाफ था, तो वो सीसी के मेंबर्स हैं, वो डायरेक्टली वहाँ पे बैठ के इख्तलाफ कर सकते थे, वहाँ बैठ के बात कर सकते थे। लेकिन इस तरह आके खुलेआम में पार्टी की जो मौक़िफ़ है उससे एक अलग लाइन ले लेना, ये पार्टी डिसिप्लिन के खिलाफ है। और उसकी ही चौधरी जाफर साहब, आपके ख्याल में कोई है इसका हल के, या सिर्फ जैसे शोएब शाहीन साहब कह रहे हैं कि आप तो मुसलसल अदालतों को तनकीद का निशाना बना रहे हैं, बिलखुसूस मौजूदा चीफ जस्टिस साहब के ऊपर एक मुसलसल अदम एतमाद का इजहार आप भी पीपल्स पार्टी पे और कुछ दीगर जमातें आपकी इत्तेहादी करती रहती हैं। हल क्या है? कोई शख्स या कोई इदारा खुद ये मौका देता है कि कोई तनकीद की जाए और फिर वो तनकीद जस्टिफाइड भी हो। अब देखिए, उमर अता बंदियाल साहब की बार बार बात करेंगे और ज़रूर करेंगे, धड़ल्ले से करेंगे, नाम लेके करेंगे और कोई झिझक खौफ नहीं है इसमें। उमर अता बंदियाल साहब एक ऐसे कमीशन को केस सुनने से रोक देते हैं जो फेडरल गवर्नमेंट ने अपना आईनी इख्तियार इस्तेमाल करते हुए बनाया, कुछ ऑडियो लीक्स के ऊपर, जिनके अंदर उनकी फैमिली मेंबर की भी ऑडियो मौजूद है। क्या ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है? उनको तो चाहिए था जिस दिन वो ऑडियो आई थी वो अपने मनसब से अलग हो जाते, वो घर बैठते कि जब तक ये केस क्लियर नहीं हो जाता कि मेरा कोई फैमिली मेंबर भी इन्वॉल्व है, मैं तब तक इस काजी की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा।
दूसरा, जब किसी तरह आप देख लें कि उमर अताब बंदयाल साहब ही बतौर चीफ जस्टिस दोनों हाई कोर्ट्स के अंदर पंजाब और आज आप लोग इन ऑडियोज को कहीं ना कहीं वैलिडेट भी कर रहे हैं जाफर साहब। ये मतलब माजी में आप इन ऑडियो को रिकॉर्ड करने वाले और लीक करने वाले सारे प्रोसेस के खिलाफ रहे हैं, तो आज क्या अपने चले देखिए तंजीला, देखिए आप एक वक्त में सारी डिबेट नहीं कर सकते। मैं अभी डिबेट करूंगा उमर अताब बंदयाल साहब के बतौर चीफ जस्टिस जो अभी मामला चल रहे हैं, ऑडियो पे आई तो वो भी करेंगे इंशाल्लाह, उस पर भी बात इसी तरह खुले अंदाज में करेंगे। फिर यही उमर अताब बंदयाल साहब केस है कि गुलाम मोहम्मद डोगर साहब को लगाया जाए जी CCPO लाहौर। पहली बात तो है कि सूबे का अमनो अमान चीफ एग्जीक्यूटिव ने चलाना है, तो फिर उमर अताब बंदयाल साहब मानते हैं सब कुछ और वो खुद सारा कर लें। और उसमें से निकालते क्या है अगर आप नहीं जी सुन ले तंजीला, एक लम्हा जरा प्लीज, वक्त कम, और उसमें से निकालते हैं कि नहीं आइन कहते हैं, आइन आपको ये कहता है कि गुलाम मोहम्मद डोगर को आप CCPO लगाएं, वक्त और कम उस है केस में जाफर से साहब, आप इलेक्शन निकाल लेते हैं, ठीक है, और फिर आप कहते हैं हमारे ऊपर तनकीद ना की जाए और बात ना की जाए। ठीक है शुएब शाहीन साहब, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर क्या लीगल प्रिंसिपल्स हैं? क्यों बार बार ये सवाल उठ रहा है, हर तरफ से उठ रहा है? अदालत इसको रिस्पॉन्ड तो करती, चाहे वो कोई सिटिंग जज हो जिनकी ऑडियो लीक्स हो, जिन पे इल्जामात हो, कुछ तो साफ तो करते ना इन सारे इल्जामात को। देखिए पहली बात तो आपको एक बात बता दूं, चौधरी साहब ने जो बात की, जाफर इकबाल साहब ने या मैडम ने, यही चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब ने जिन्होंने रात के 12 बजे भी अदालत लगाई, किसके लिए? इंसाफ की खातिर। कासिम सूरी की रूलिंग के खिलाफ फैसला दिया, वो उस वक्त फरिश्ते थे इनके बकौल, आज वो खराब हो गए हैं इसलिए कि उन्होंने पंजाब के दोस्त मोहम्मद मजारी की रूलिंग के खिलाफ भी फैसला दिया। अगर दोनों अनकॉन्स्टिट्यूशनल थी, दोनों के खिलाफ फैसला दिया तो वो गलत हो गए। और फिर एक बात आपको बताऊं, उन्होंने कोई एक फैसला, मैं आपके साथ बहस कर सकता हूं, आईन और कानून के मुनाफी नहीं दिया, और सब आईन और कानून की बालादस्ती के लिए फैसले। मैं 63A पे आपसे बात कर रही हूं। अच्छा जी, अच्छा मुझे सॉरी, मुझे ब्रेक, एक बात खत्म होने दें। दूसरा ये बता दें, पार्लियामेंट ने फैसले किए, जाफर साहब लेट हिम स्पीक। अच्छा शुएब शाहीन साहब, आप भी यहाँ से रुकिए, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, कह रहे हैं अगले सेगमेंट के लिए वक्त बहुत थोड़ा रह जाएगा, जल्दी से ब्रेक लेते हैं जी। शुएब शाहीन साहब से गुफ्तगू का आगाज करेंगे, स्टे विद अस। जी प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। शुएब शाहीन साहब अपना पॉइंट मुकम्मल कर लें, क्योंकि मैं आपको मैं टोक के गई थी। आप कह रहे थे कि सारी चीज़ें आइन के मुताबिक उन्होंने की हैं, दोनों मेहमान सारे ला रहे थे कि नहीं हम इस बात से एग्री नहीं करते। स्पेशली जो पंजाब वाला मामला था, वोट गिने नहीं और आपने डीसीट कर दिया, सजा दे दी एक ऐसे अमल की जिसको आपने माना ही नहीं, वकुआ माना नहीं आपने। ये आइन देखिए, ये आइन कहता है कि लुटाक्रेसी को, हार्स ट्रेडिंग को सुप्रीम कोर्ट ने पुराने फैसलों में एक कैंसर का डिक्लेयर किया है, कैंसर है। और अगर हम हार्स ट्रेडिंग को नहीं रोकेंगे तो जो पैसे का इस्तेमाल है, जो हमारा पार्लियामानी सिस्टम है, ये तबाह हो जाएगा। लेकिन आपने उनको डीसीट कर दिया, पनिश कर दिया उनको। तंजीला बात मुकम्मल करने दें। देखें, आपको 1000 इख्तलाफ हो सकता है सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन हम सब पाबंद हैं आइन और कानून के मुताबिक, उसको ना सिर्फ अमल दरामद करें बल्कि उनका एहतराम करें। और ये इस वक्त आप तो कहते हैं ना, पार्लियामान ने जो 5 कवानीन आज तक पास किए हैं, मुझे ये बताएं, पहला नैब लॉ अमेंड किया सिर्फ अपने केसेस को मद्देनजर रखे, ओवरसीज का राइट ऑफ वोट खत्म किया सिर्फ इसलिए कि इनको पता है कि वो खान के वोटर हैं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर, खान साहब 90 रोज का रिमांड ले लेते हैं, खान साहब कहते हैं ओवरसीज के वोट नहीं खत्म हुए, लेकर आए हैं इसलिए आपको ठीक है। शुएब शाहीन साहब आपकी बात आ गई। शुएब शाहीन साहब वक्त कम है, आपकी जो बातें आ गई मैं जरा उस पर रिस्पांस ले लूं जी। चौधरी जाफर साहब जल्दी से साथ में ये भी बता दें कि डार साहब को इतना गुस्सा क्यों है, ये भी बता दें। किसी ने नहीं काटा, ओवरसीज का वोट किसी ने नहीं काटा, सिर्फ ये था कि क्या जहां लोग बैरून ममालिक में है वहां से वोट कास्ट कर सकेंगे। मुझे दुनिया का कोई अमीर तरीन मुल्क बता दें जो ये प्रैक्टिस करता हो या हो सकती हो या मुमकिन हो। जो लोग पाकिस्तान में होंगे वो सब अपना वोट कास्ट करेंगे। ये सारी आपकी ऐसे
किस्से कहानियां थे, मुझे कॉस्मेटिक्स थे बताएं, जो एक बंदा पीटीआई वहां से करती रही। इंग्लैंड से आएगा इसके या अलावा सिर्फ अपना एक वोट कास्ट करने के लिए, अगर आप राइट ऑफ वोट वहां दे देंगे तो उसमें क्या अर्ज है? नहीं, वो नहीं, इट इज नॉट फिजिकली नॉट पॉसिबल। प्रैक्टिकल नहीं है अगर तो श्योर शायद। राइट अच्छा ऑफ वोट नहीं देना, अच्छा, इसके ऊपर हम अलग से बहस करेंगे। राइट ऑफ वोट नहीं देना, आपने वो सारा प्रोसीजर भी करना पोलिंग है। स्टेशन हर जब मुल्क आप में बनाने हैं। पाकिस्तान अब के आप अंदर हुकूमत में करें ना, जो कुछ उसके लिए मुमकिन है वो आप ये करें। It is not possible. ओवरसीज पाकिस्तान वोटर हैं, अच्छा और अच्छा, अगर उन्हें 272 हकों पे तकसीम करें तो वो हर हल्के के हिस्से में 100 भी नहीं आते, तो एक हल्के के अंदर नहीं, 100 वोट जो हैं वो कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं करते। वो आप जरा एक एक हल्के लॉजिकली में बात 10-10 हजार वोट भी आते हैं, लेकिन बात ये नहीं आप है बता कि एक बंदा देखिए, एक हल्का नाम है, ये हो नहीं सकता। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बहस कहीं और चली, बहस कहीं और चली गई। जाफर साहब जरा जल्दी से क्विकली बता दीजिए प्लीज के। ज्यादा बेहतर इल्म है। अच्छा जाफर साहब जल्दी से ये भी बता दें कि डार साहब को किस बात का गुस्सा है, सहाफियों के साथ क्यों उलझना शुरू हो गए? सहाफियों की वजह से तो IMF का मामला नहीं रुका हुआ ना जी। देखिए, मैं कतन ये नहीं कहूंगा कि वो कोई जस्टिफाइड था, ऐसा कतन नहीं होना चाहिए, और डार साहब को अपने ओहदे, मर्तबे और जिम्मेदारी के मुताबिक सब्र हौसले से काम लेना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ देखें कि कौमी असम्बली के गेट से लेके गाड़ी के दरवाजे तक एक सवाल बार बार पीछे पीछे, तो ये भी कोई इखलाकियात नहीं है। अगर किसी एक सवाल पे जवाब नहीं मिल रहा तो फिर आप थोड़ी देर खामोशी भी इख्तियार कर सकते हैं, गाड़ी के दरवाजे तक जाना भी तो जरूरी नहीं है। रुबीना खालिद साहबा, किस तरह से देखती हैं आप मुआशी महाज है और बहुत सारे लोग कहते हैं पीपल्स पार्टी तो मीठा मीठा हाप अप, ये जुमला बोलते हैं नून वाले, पीपल्स पार्टी मीठा मीठा हाप अप, कड़वा कड़वा थू थू के, कोई कोई नून नहीं। वाले नहीं, ये जुमला बोलते, बिल्कुल नहीं। जिला आई कंडेम दिस थिंग। अच्छा, मैं इसका जवाब दे दूं। बेसिकली ये जो इस वक्त मुल्क के मामलात हैं, मुआशी मामलात जो हैं, इसके लिए सब पॉलिटिकल पार्टीज़ को मिल के बैठना चाहिए। आसिफ अली जरदारी साहब, हमारे को चेयरमैन साहब ने आज भी ये बात कही है कि बल्कि जब इमरान खान की हुकूमत थी उस वक्त भी उन्होंने ऑफ़र किया था कि जिस तरह चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी था इसी तरह चार्टर ऑफ इकॉनमी भी हमें करना होगा, बैठना होगा मिलके, और कोई ना कोई तरीक़ेकार जो है। सिर्फ नारा है, कोई नहीं, काम नहीं, 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 नारा नहीं है। जरदारी साहब ने किसी को कहा, शहबाज शरीफ साहब ने किसी को कहा कि इस पे कोई वर्किंग पेपर बनाओ? नहीं, बिल्कुल हम लोग तो इस पे काम कर भी रहे हैं, और ये हुकूमत से भी कह रहे हैं, बल्कि क्योंकि हम हुकूमत का एक हिस्सा हैं, हमें बैठ के बड़ा सीरियसली बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ को साथ लेकर इस पे बात करनी होगी। और अभी जो ईरान और सऊदी ताल्लुकात जो हैं वो बेहतरी की तरफ चले गए हैं, तो हमें भी वो जो हमारी गैस पाइपलाइन का मंसूबा था जो आखिरी साल में 2013 के मेरे ख्याल में स्टार्ट में आसिफ अली जरदारी साहब ने उसकी संग बुनियाद रखी थी, तो वो भी अगर कंप्लीशन की तरफ हम ले जाएं। वोट करें, बजट अप्रूव करा रहे हैं? जी बिल्कुल, बजट पे वोट होगा और बजट अप्रूव होगा। ठीक है, कोई मतलब ऐसा कुछ झगड़े वाली नहीं, बात ऐसी नहीं कोई है। बात चले इसी अच्छे नोट पे जाफर साहब, मैं सिर्फ ये कह रही थी कि बहुत सारे लोग जो हैं वो निजी महफिलों में ये कहते हैं कि पीपल्स पार्टी मजे में है क्योंकि इकोनॉमी का सारा बोझ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पे आएगा। इस निजी महफिलें, देखिए निजी महफिलें उस महफिल की अमानत हैं, वो सारी चीजें। अभी मैं बतौर मुस्लिम लीग नून के नुमाइंदा बैठा हूँ, हमने तमाम फैसले कोलिशन ने मिलकर किए हैं और आइंदा भी मिलकर करेंगे। बजट काबीना ने जब अप्रूव किया, पीपल्स पार्टी गोज देयर। अगर कोई कमी बेशी है असेंबली में डिबेट और हम उसको अमेंड कर सकते हैं, हम करेंगे। आपने 2-3 दफा दोहराया कि किसी कोई लेकर नहीं बैठा चार्टर ऑफ इकोनॉमी के लिए। उस वक्त इमरान खान साहब वजीर आजम थे, उन्होंने ये सियासत करनी थी, लेकिन वो नहीं बैठने के लिए। लेकिन अभी भी आप लोग भी करें कोई काम, तो हमें दिखाएं कि हम ये कर रहे हैं और इस पे होना चाहिए, आपस में तो कर लें, लेकिन इस पे एक लंबी बहस है। सारे काम किए, हमने सारे काम किए, मैं आपको उंगलियों पे गिनवा सकता हूँ। आपके इस्लामाबाद के अंदर प्रोजेक्ट अभी आपके 1200 मेगावाट का, ठीक है, चाइना के साथ। नहीं जाफर साहब मैं परफॉर्मेंस की बात नहीं कर रही हूँ, जाफर साहब मैं परफॉर्मेंस की बात नहीं कर रही, मैं ये कह रही हूँ, लेकिन इसी नोट पे मैं क्लोज करूंगी, सवाल छोड़ के जा रही हूँ। आइंदा निश्चित में जब भी आप आएंगे मैं इस पर डिटेल में बात करूंगी कि अगर आपने चार्टर ऑफ इकॉनमी करना है तो मिनिमम एजेंडा आप तमाम जमातें सामने रखें कि ये हमारा मिनिमम एजेंडा और इसके ऊपर हम आपस में चार्टर ऑफ इकॉनमी हमें करना चाहिए। वो एजेंडा सामने ज़रूर आना चाहिए, सिर्फ नारा लगा के और उसके बाद खामोशी नहीं हो जानी चाहिए। बहरहाल जी, तीनों मेहमानों का शुक्रिया। आज के लिए इतना, इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।